अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जां की एपिसोड 44 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि एक दफ़ा पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था एक एपिसोड में कि राइटर हया खान की शादी का वक्त करीब करीब है, तो वो उनकी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी वजह से एपिसोड लेट हो जाती है। तो आप कमेंट में बार बार पूछते हैं कि इसकी एपिसोड जल्दी दिया करें, ये वो जो कुछ भी आप लोग कमेंट में करते हैं, तो उसका जवाब मैं एक ही दफ़ा आपको अभी इसी एपिसोड में दे रही हूँ कि वो यही चाहती हैं कि जितना जल्द हो सके शादी से पहले पहले मैं ये नावल कंप्लीट कर लूँ। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 एपिसोड मज़ीद रहती हैं, नावल ख़त्म हो जाएगा। तो आप मेरी तरह सब्र और हौसले से काम लें, और जब जब राइटर एपिसोड हम लोगों को देंगी और हम वैसे ही उसी दिन ही मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको साथ साथ ये बताती चलूं कि एपिसोड लेट आने की वजह ये है कि वो अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते और एपिसोड की तरफ चलते हैं। खानम को कल से अब तक आज पहली बार उसकी नजरों से शर्म आई थी। पलकें खुद ब खुद कांपती आंसू पर बिछ गई थीं, जबकि जावियार के हाथ में छुपा उसका हाथ भी कांपा था। जावियार की नजर तो आईने में उसके चेहरे पर थी। हया के रंग उसके चेहरे पर सजे, उसके खूबसूरत चेहरे को मजीद निखार गए थे, जबकि इन खूबसूरत जुल्फों में सजा फकत एक माथे का टीका उसे अपनी तरफ राग़िब कर रहा था। जावियार ने नरमी से उसका हाथ खींचते चेहरा अपनी तरफ मोड़ा तो वो झुकी पलकों समेत सर भी झुका गई। वो बमुश्किल उसके सीने तक आती थी, लेकिन उसकी जुबान उसके कद को क्रॉस कर गई थी। क्या बोल रही थी तुम नीचे? बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें? जावियार ने उसका शर्म से उलझा चेहरा देखते जरा रोब से कहा। तो खानम के माथे पर हल्का सा बल पड़ा और सर खुद ब खुद उठा। उसे इतने अच्छे मोमेंट पर ही सारे हिसाब पूरे करने थे। खानम ने गुस्से से नाक खुलाते उसे देखते हुए सोचा, मैं क्या बोल रही थी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अब अलमीर भाई आपकी इज्जत का फालूदा बना रहे थे, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं हंसू भी ना? अब वो अपनी सफाई देते एंड में सवाल कर गई तो जावियार का दिमाग धक से सारा खुमार उड़ा था। माथे पर बलों का जाल बिछा था। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी अकल भी जरूर ठिकाने लगाऊंगा। जावियार ने उसकी कलाई को मोड़ा तो वो सिसकती उसके सीने से आ लगी और आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जो अब गुस्से में लग रहा था। लेकिन आप तो मुझसे नाराज है ना? वो उससे जान छुड़ाने को तेजी से बोलती खुद ही अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। उसकी बात पर जावियार ने 2 लम्हे उसकी आंखों में देखा और फिर उसका हाथ छोड़ा तो खानम ने भी उसका चेहरा देखा, जो संजीदा होते इससे दूर हो गया था। वो बस पलटने ही लगा था कि खानम ने अपने दोनों हाथों में उसका हाथ थामते उसे रोका। मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। जावियार ने पलटकर उसके हाथ को देखा जिससे वो उसका हाथ थामे हुए थी, और फिर नजर उठाकर उसे देखा जो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। आई एम सॉरी, वो नम लहजे में बोली तो जावियार ने अपना हाथ छुड़वाया। तासरात अब भी संजीदा थे। वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा तो खानम ने फिर आगे बढ़ते उसका बाजू थामा। आई एम सॉरी ना, वो फिर नम लहजे में झुंझलाकर बोली तो जावियार ने गर्दन मोड़ते उसे देखा और फिर अपना बाजू छुड़वाते आगे बढ़ने लगा कि खानम तेजी से उसके सामने आती उसका रास्ता रोक गई। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। वो एक कदम की दूरी को मिटाते उसके सीने से लगी और हाथों को उसकी पुश्त पर मजबूती से बांध गई कि वो अगर दूर करना भी चाहे तो ना कर सके। जावियार ने आंखें बंद करते उसे महसूस किया, लेकिन उसे अपने हिसार में ना लिया। वो दोनों कई लम्हे यूं ही खड़े रहे। जब जावियार को अपनी शर्ट गीली होती महसूस हुई, अचानक एहसासात में खलल पड़ा तो उसने गर्दन झुकाते उसे देखा जो उसके सीने से लगी आंसू बहा रही थी। मुझसे गलती हो गई, मैं डर गई थी क्योंकि मैं चाहकर भी आप पर भरोसा नहीं कर पाई। ऐसी लड़की कैसे किसी पर आसानी से भरोसा करेगी जब सारी जिंदगी उसने लोगों के ताने सुने हों कि उसके माँ बाप ना जाने कौन थे जो उसे सड़क पर फेंक गए, कि उसकी रगों में दौड़ता खून ना जाने किसका गंदा खून है।
वो अभी बोल ही रही थी कि जावियार ने उसे खुद से दूर करते उसके मुंह पर अपना भारी हाथ जमाया। माथे पर बल डाले उसने हानम को देखा, जैसे ये बात वो उसके मुंह से कभी नहीं सुनना चाहता हो। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ, जावियार ने सर्द लहजे में उसके मुंह पर झुकते हुए कहा। तो हानम की आंसुओं से तर आंखें हैरत से फैली। उसे हिसार में लेते जावियार बिस्तर तक आया और उसे बिठाते खुद भी उसके पास बैठा। देखो हानम, मैं एक हकीकत पसंद शख्स हूँ। जो मेरे साथ हुआ इस सब के बाद जिंदगी ने मुझे ऐसा कर दिया है कि जो सामने होता है मैं सिर्फ उसे हकीकत मानता हूँ, और मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन तुम्हारे आगे मैं मजबूर था, मुझे घुटने टेकने पड़े अपनी मोहब्बत के आगे। और इस वक्त मुझ पर यह बात जाहिर हुई कि एक खानदानी लड़की भी हर हद तक नीचे गिर सकती है, और एक ऐसी लड़की जिसके खानदान का कुछ पता ना हो वो भी कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। जावियार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा तो वो उसे यूं ही देखती रही। जिस दिन मुझे ये बात पता चली थी मुझे बहुत गुस्सा आया था, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मुझे बहुत फर्क पड़ता है जात से, रुतबे से, लेकिन ये भी सच है कि तुम मेरे लिए इस कदर जरूरी हो गई हो कि इसके आगे ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। जावियार ने उसकी रवानी से बहते आंसुओं पर अफसोस से सर हिलाते उसे खींचकर अपने सीने से लगाया, तो वो उसके सीने से लगती फूट फूट कर रो दी। मैं नफरत करती हूँ अपने माँ बाप से, जिन्होंने मुझे तनहा फेंक दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। इससे अच्छा वो मुझे जान से मार देते, लेकिन मुझे ऐसे ना छोड़ते। वो रोते हुए उसके सीने से लगी बोली तो जावियार ने गहरी सोच में डूबे उसके बाल सहलाए। ये बात सच थी कि शादी की रात उसे बहुत बड़ा झटका लगा था इस बात का, और चंद ही घंटों में वो हानम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा चुका था, और जो उसे पता चला था वो चाहकर भी हानम को नहीं बता सकता था, क्योंकि अभी वो कुछ जानती नहीं थी, तभी इतनी नफरत करती थी अपने माँ बाप से। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ के साथ ज्यादती हुई थी और उस बच्ची को संभालना उसके लिए अजाब से कम ना था, जिसके बाद उसने खुदकुशी करते अपनी औलाद को बेआसरा छोड़ दिया था, तो हानम शायद जीते जी मर जाती। और जावियार सिकंदर के लिए ये सोच ही सुहाने रूह थी कि उसकी मोहब्बत को कोई ऐसा ताना दे, इसलिए उसने हर चीज मिटा दी थी, हर चीज छुपा ली थी। वो उसकी बीवी थी और उसके नाम से जिंदगी गुजारेगी, यही सोचते जावियार का दिल नरम पड़ा था, वरना शायद इस हकीकत को वो कभी इतनी आसानी से कबूल ना कर पाता। लेकिन इसमें हानम जैसी लड़कियों की कोई गलती नहीं होती। इस दुनिया में हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप इन्हें बोझ समझकर दुनिया में बेआसरा छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि अपने करदा गुनाहों से वो किसी नाजायज बच्चे की जिंदगी जहन्नुम बना रहे होते हैं, और फिर माशरा ऐसे बच्चों को कभी जिंदा रहने नहीं देता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी कंवारा रह जाता, जावियार ने उसकी बात को मजाक में उड़ाते अफसोस से कहा। तो हानम ने हैरत से उसे देखा। हाँ, तो हो जाती आपकी शादी उस मलीशा बेबी से। वो रोते हुए आंखें साफ करते माथे पर बल डाले बोली। तो जावियार ने अपने होंठ दबाए और उसका लाल चेहरा बगौर देखा। हाँ, मिल जाती मलीशा या और अच्छी लड़कियां, अब मैं हैंडसम ही इतना हूँ। वो जरा इतराकर अपने कंधे से धूल झाड़ते हुए बोला। तो हानम ने घूर कर उसे देखा। दिमाग तो आपका घुटनों में है, किधर से हैंडसम है आप? आपको तो शुक्राना के नफल अदा करने चाहिए। मैं मिली हूँ आपको, वो अपने गालों को रगड़ते हुए बोली। तो जावियार ने एक अबरू उठाते उसे देखा जो बहुत क्यूट लग रही थी। इस वक्त मेरा दिमाग घुटनों में है, और तुम्हारा क्या, जिसका दिमाग घुटनों में भी नहीं है? जावियार ने आंखें छोटी करते कहा। तो हानम ने उसे घूर कर देखा और देखते ही देखते इन दोनों के कहके गूंजने लगे। जावियार ने खुली मुस्कुराहट के साथ उसका खूबसूरत चेहरा देखा, जो अब हंसने की वजह से भी सुर्ख हो रहा था, और उसका वो दिल पूरी शान से उसके साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरों की तपिश से हानम की मुस्कुराहट सिमटी, जबकि उसकी नजरों का मरकज समझते उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ी थी। उसकी मुकम्मल तौर पर मुस्कुराहट सिमटी तो जावियार के माथे पर एक पल सिमट कर आया।
उसने हाथ आगे बढ़ाते हानम का झुका चेहरा थोड़ी से पकड़ते उठाया तो हानम की नजरें उसकी नजरों से टकराईं और इस पर झटकने की गलती भी ना करी। मुस्कुराओ। जावियार ने माथे पर बल डाले जरा संजीदगी से कहा तो हानम आंखों के डेरे हैरत से घुमाते उसे देखने लगी। उसकी अचानक की गई फरमाइश हानम को सुनी सुनी सी लगी थी। तो क्या? हानम के अटकते अल्फाज पर जावियार के बल गहरे हुए। मैंने कहा हानम जावियार सिकंदर मुस्कुराओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। जावियार ने मखमूर लहजे के संग नजरों का मरकज खास इस दिल पर रखते कहा। और फिर उसके शौहर ने ये पहली फरमाइश की थी। हानम आफिंदी कैसे ना मानती। वो उसकी आंखों को देखते दिलकशी से मुस्कुरा दी कि वो स्याह सितारा पूरी शान से चमचमाया था। जावियार की नजर इस मुस्कुराहट पर ही थी और वो मुस्कुरा रही थी और जावियार उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहा था। बिलाशुबा ये एक खूबसूरत मंजर था जब बेअख्तियारी के संग वो उस मुस्कुराहट को गहराई से चुन गया। हानम हड़बड़ाकर उसके कॉलर को थामते उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई तो जावियार सिकंदर का दिलकश कहका पूरे कमरे में गूंजता उनके दिल की दुनिया में मोहब्बत बढ़ा गया था। हेलो, कहाँ हो? सयाम ने संजीदगी से किसी से बात करते कहा था। हाँ, पाकिस्तान तो मैं कब का आ गया हूँ, लेकिन तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। सयाम ने बेड पर लेटी रोहा को एक नजर संजीदगी से देखते हुए कहा तो सामने वाले के आगे दिए गए जवाब पर वो ठीक है कहता फोन रख गया था। सुबह के 10 बज रहे थे लेकिन वो अभी तक सो रही थी जब बीजान आयशा से अंदर आई और अंदर सयाम को देखकर ठटकी। जो सोफे पर ही बैठा था इन्हें देखते उठ खड़ा हुआ। श्याम बाबा, आप यहाँ हैं? मैं समझी आप चले गए हॉस्पिटल। बीजान ने कुछ हैरानी से कहा और नाश्ते के लिए लाई गई ट्रे टेबल पर रखी। नहीं बीजान, आज लेट जाऊंगा, कुछ जरूरी काम है। आप रोहा को नाश्ता करवाएं, मैं फ्रेश होने कमरे में जा रहा हूँ। श्याम इन्हें ताकीद करते वहां से जाने लगा। बीजान ने संजीदगी से उसकी पुश्त को देखा था, फिर सर झुकाते रोहा की तरफ मुड़ते उसे प्यार से उठाते वो उसे फ्रेश होने में मदद देती नाश्ता करवाने लगी। जब थोड़ी ही देर फिर श्याम अंदर आया। अब रोहा बिस्तर पर बैठी जमीन को घूर रही थी। व्हाइट कलर का सादा कमीज शलवार पहने दुपट्टे को अच्छी तरह से फैलाए हुए थी। बाल खुले थे जो बेतरतीबी से कटे हुए शानों पर बिखरे हुए थे। वो अंदर आया तो बीजान खामोशी से वहां से निकल गई। रोहा, कैसी हैं आप? श्याम हल्का सा मुस्कुराता बिस्तर पर एक पैर फोल्ड करते बैठा तो वो खाली खाली नजरों से उसे देखते अस्बात में सर हिला गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ठीक हैं। चलें फिर हम दोनों बाहर चलते हैं घूमने। वो उसके चेहरे का बगौर देखते हुए बोला। जहां उससे एक जुमले को सुनते चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद हो गया था। रोहा ने उसे देखते सर तेजी से नफी में हिलाया। अभी वो कुछ कहती कि सयाम ने आगे बढ़ते उसके हाथ पर अपना हाथ रखते उसे खामोश करवाया। वो आंखें फाड़े इस अमल को देखने लगी तो सयाम ने फौरन हाथ दूर किया। मैं बाहर नहीं, वो आ जाएगा, वो नम लहजे में बोली तो सयाम ने आंखों के इशारे से उसे रोने से मना किया तो वो आंसुओं पर काबू पाते खामोश हो गई। मुझ पर भरोसा करती हैं? सयाम ने उसकी आंखों में देखते पूछा, जहां डर और खौफ छुपा था, लेकिन उसके सवाल पर जरा इत्मीनान भी आंखों में झिलमिलाया था। रोहा ने सर अस्पात में हिलाया तो वो मुस्कुराया। यकीन रखें, जब तक मैं आपके पास हूँ कोई गलती से भी आप तक नहीं आ सकता, श्याम ने मजबूत लहजे में कहा तो वो हल्के हल्के नफी में सर हिलाती उसे मनाने लगी। वो इस चार दीवारी से निकलकर कहीं नहीं जाना चाहती थी। चले मैं बीजान को भेजता हूँ, आप रेडी हो जाएं। वो उसे कहते वहां से उठकर बाहर निकल गया जबकि वो परेशानी से बस नफी में सर हिलाई जा रही थी। वो अपने दुखते सर पर हाथ रखती उठी तो सर मजीद दुखने लगा। आंखें खोली तो पहले तो कुछ समझ ना आया, लेकिन सामने बैठे शख्स को देख रात का हर मंजर आंखों में आ समाया। यारम उसके सामने ही रखे काउच पर टांग जमाए बैठा सर्द नजरों से उसी को देख रहा था। जब अगले ही पल दरवाजा खटखटाया गया, यारम ने नजरें उसी पर गाड़े इजाजत दी तो मेट खाने की ट्रे लाती यारम के सामने टेबल पर रख गई और वहां से जाती दरवाजा बंद कर गई। जबकि अर्शिया एक नजर यारम को देखते नजरों का रुख फेर कर यारम को मजीद आग लगा गई थी। उठो, फौरन जल्दी से फ्रेश होकर आओ और मेरे सामने नाश्ता करो। यारम की भारी
संजीदा आवाज उस तक पहुंची तो अर्शिया ने फिर उसे देखा, लेकिन अब की बार नजरों का रुख आसानी से पलट जाए ऐसा मुमकिन नहीं था। सामने वो ब्लैक पैंट पर डार्क ब्लू शर्ट पहने शायद ऑफिस के लिए रेडी हुआ बैठा था। बाल तरतीब से हमेशा की तरह सेट हुए, शर्ट का ऊपरी बटन खुला था जिसमें वो मजीद हैंडसम लग रहा था। शायद तुम्हें मेरी आवाज नहीं आई, यारम ने उसका खुद में महव होना महसूस करते फिर से कहा तो वो होश में आई और नजरें फेर गई। मुझे नहीं करना, वो संजीदगी से बोलती बिस्तर से उठती, कंफर्टर को खुद से दूर करती खड़ी हुई। जब चक्कर आने पर फिर से लड़खड़ाई तो यारम जबड़े भेजता वहां से उठकर उस तक पहुंचता, उसे जल्दी से थाम गया तो वो आंखें बंद करती सर पर हाथ रखे उसके कंधे से अपना सर टिका गई। अगर अब एक लफ्ज भी बकवास तुम्हारे मुंह से मैंने सुनी तो अच्छा नहीं होगा। जल्दी से मुंह धो और आकर पहले नाश्ता करो। यारम गुस्से में बोला तो वो नजरें उठाते उसे संजीदगी से देखती अपना आप उससे छुड़वा गई, जबकि यारम को वो मजीद गुस्सा दिला रही थी। मैंने कह दिया मुझे नहीं करना नाश्ता, अर्शिया ने कहा तो यारम ने अब उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटता वॉशरूम में लेकर गया। वो आंखें फाड़े अपना आप उससे छुड़वाने लगी, लेकिन यारम ने ना छोड़ा बल्कि सख्ती से पकड़े उसे वहां तक ले आया था। 2 मिनट में बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा, यारम गुस्से में कहता पलट गया, जबकि अर्शिया गुस्से से उसकी पुश्त को देखती धाड़ से दरवाजा बंद कर गई थी कि यारम ने गुस्से से आंखें मींची। ये लड़की हर लिहाज से उसका सब्र आजमाती थी। 20 मिनट गुजर गए थे। यारम ने कोफ्त से वॉशरूम के दरवाजे को देखा और उठ खड़ा हुआ जब क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला और वो अपने बाल साफ करती बाहर आई। यारम ने अपनी जगह पर खड़े उसे देखा जो स्काई कलर की चिकन की कुर्ती के साथ खुला स्ट्रेट ट्राउजर पहने गीले बालों में शीशे के सामने खड़ी बालों को अब हेयर ड्राई कर रही थी। खिले खिले रंग में चेहरा मुरझाया हुआ था, वो जानबूझकर उसे जला रही थी। यारम ने आगे बढ़ते उसका हाथ पकड़ा तो उसके हाथ हेयर ड्रायर छूटता जमीन पर गिरा और वो उसे घसीटता सोफे तक लाया तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी, जो पहले ही आंखों में गुस्से की तपिश लिए उसे देख रहा था। मैंने कहा ना, अभी वो बोल ही रही थी कि यारम सोफे पर पैर रखता उस पर झुकता उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर गया कि उसका सर ऊंचा हुआ और वो तकलीफ से आंखें मीच गई। जितने तुम मुझे नखरे दिखाती हो ना, इतने नखरे मैंने आज तक किसी के बर्दाश्त नहीं किए, इसलिए मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो इससे पहले खामोशी से नाश्ता कर लो। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को बार बार मत जगाया करो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा यारम सुल्तान। यारम दबी दबी आवाज में उसके मुंह पर धाड़ा तो वो सख्ती से आंखें मीच गई। यह हकीकत थी कि हानम के भी वो हमेशा लाड उठाता था, लेकिन वो कभी भी उसके सामने नखरे नहीं करती थी। लेकिन ये लड़की इससे हर वो काम करवाना फर्ज समझती थी जो उसने कभी नहीं किया था। अर्शिया ने खामोशी से उसे देखा और उसका गुस्सा देखकर अर्शिया की जान निकली थी, जबकि जिस्म में नकाह ज़दा सा था, लेकिन अना भी तो आड़े आ रही थी। उसे कैसे हटाया जाता? इससे पहले वो फिर कोई एहतजाज करती। यारम ने जूस का ग्लास उसके मुंह से लगा दिया था। उसकी आंखों में भड़कते शोला देख अर्शिया ने घूंट हलक में उतारा। यारम ने एग उसके मुंह में रखना चाहा तो वो मुंह मोड़ गई। ये नाश्ता ठंडा हो गया, मुझे दूसरा करना है, वो जानकर मजीद नखरे दिखाते हुए बोली तो यारम ने घूर कर उसे देखा। सब्र का दामन थामते उसने गुस्से से मेड को बुलाया और 5 मिनट में दूसरा नाश्ता मंगवाया। वो खामोशी से बैठी उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करती अपने फ़ोन में लग गई थी जब थोड़ी ही देर में उसका नाश्ता आया। अब करो नाश्ता जल्दी, यारम ने घड़ी में वक्त देखते पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते संजीदगी से कहा तो वो उसे नज़रअंदाज करती नाश्ते में मगन हो गई। भूख तो वैसे भी लगी थी। थोड़ी ही देर में वो नाश्ते से फ्री हुई और उठकर वहां से जाने लगी तो यारम ने उसकी कलाई थामी। वो रुकी मगर पलटी नहीं। यारम उसके करीब आते उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ कि उसकी सांसें अर्शिया के कंधे से टकराने लगीं। जो कल हुआ वो भूल जाओ, तुम मेरी बीवी हो और मैं इस रिश्ते की इज्जत करता हूँ।
मुझ पर यकीन रखो, यारम सुल्तान ने कभी किसी रिश्ते के साथ बेईमानी नहीं की, तो तुम्हारे साथ भी नहीं करेगा। यारम ने उसके कान में धीमे लहजे में कहते उसकी कनपट्टी को हल्के से लबों से छुआ और पीछे होते वहां से निकलता चला गया, जबकि अर्शिया वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वो इस अनदेखी लड़की से जल रही थी। वो कैसे बताती कि उसके सीने में आग लग रही थी, ये सोचकर ही कि यारम उससे कभी भी मोहब्बत करता था। अर्शिया नहीं जानती थी कि वो लड़की कौन है, लेकिन वो इस लड़की को अपनी जिंदगी में अब कभी नहीं देखना चाहती थी। चले, श्याम उसके रूम में आते हुए बोला, जहां वो धानी रंग के सूट में दुपट्टा सर पर ओढ़े बुरी तरह मुस्तरिब थी। श्याम के कहने पर उसने उसे देखा और खामोश नजरों से उसे देखा तो श्याम ने उसका हाथ थामा तो वो रोती सूरत बनाती उसे देखने लगी। मुझ पर भरोसा रखें, मैं साई की तरह आपके साथ हूँ, श्याम ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला तो रोहा ने उसकी आंखों में देखते अपने आंसुओं को निगलते सर अस्पात में हिलाया और उसके साथ आगे बढ़ गई। सारा रास्ता खामोशी से कटा था। श्याम ने गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में पार्क की और उसकी तरफ का दरवाजा खोलते उसे उतरने में मदद दी। ये एहसास कि वो फिर से आ जाएगा, ये सोच उसके जहन पर हावी थी कि उसे कोई होश नहीं था वो कहाँ लाई गई है। श्याम उसका हाथ थामते उसे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। जब रोहा ने बगौर डॉक्टरनी का चेहरा देखा और फिर खामोशी से सर झुका गई। डॉक्टर मरियम से उसकी बहुत अच्छी बातचीत थी, जिसके बायस श्याम उसे लाया था। डॉक्टर मरियम ने इशारा किया तो श्याम खामोशी से उठता बाहर जाने लगा। जब रोहा ने हैरानी से आंखें फाड़े उसका हाथ पकड़ा, नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम, वो हड़बड़ाकर बोली तो श्याम वापस अपनी जगह पर बैठा। रिलैक्स रोहा, मैं यहीं हूँ आपके साथ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त मरियम है, देखें ये आपका पूरा ख्याल रखेंगी, मैं बाहर खड़ा हूँ, आप टेंशन ना लें। वो उसे बच्चों की तरह बहलाने लगा तो वो बगौर इस लेडी को देखने लगी जो खुद भी उसी की उम्र की लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर रोहा को थोड़ा इत्मीनान हुआ। श्याम ने उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून देखा तो सर इस्पात में हिलाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। वो यहाँ रोहा का कंप्लीट चेकअप करवाने लाया था। वो चाहता था वो इससे खुलकर बात करे, उसे बताए कि वो कहाँ रहती है, उसके माँ बाप कौन है, उसकी फैमिली कौन है, ताकि वो उन तक पहुँच सके। लेकिन वो कुछ नहीं जानता था और जब तक वो उसके इलाज नहीं करवाता वो मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं जान पाएगा और उसके लिए रोहा का कंप्लीट चेकअप होना बहुत ज़रूरी था। जब थोड़ी देर में डॉक्टर मरियम ने अपने कैबिन से बाहर आई तो श्याम उसकी तरफ बढ़ा। देखो श्याम, बहुत अफसोस हुआ है मुझे इसकी हालत देखकर। वो ज्यादती का शिकार हुई है, एक बार नहीं कई बार। उसके जिस्म पर अनगिनत जले के निशान हैं, कट्स के निशान हैं। देखकर लगता है किसी दरिंदा सिर्फ के हाथ लगी थी वो। और एक लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ी अजियत है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी है। उसकी मेंटल हेल्थ पर काफ़ी गहरा असर हुआ है। वो तफसील से श्याम को बताती अफसोस कर गई थी, जबकि श्याम के तासरात सर्द होते जा रहे थे। ना जाने क्यों इस लड़की की तकलीफ उसके दिल को छू रही थी। तुम ठीक हो ना श्याम? मरियम श्याम को इतनी देर खामोश देख बोली तो श्याम होश में आते फकत सर अस्पात में हिला गया। थैंक्स मरियम, तुमने मेरी बहुत मदद की है। श्याम ने उसका शुक्रिया अदा किया और अंदर केबिन में बढ़ गया, जहाँ रोहा बैठी घुटनों में चेहरा छुपाए सिसक रही थी। वो फौरन उसके करीब हुआ और उसे पुकारा तो वो नजर उठाते आंसू साफ करती उसके सीने से लग गई। मैं गंदी हो गई, मैं बहुत गंदी हो गई, वो उसके सीने से अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली तो श्याम से इतना भी ना हो सका कि उसे दो लफ्ज तसल्ली के दे दे। वो खामोशी से खड़ा उसकी बुड़बुड़ाहट सुन रहा था जो लगातार रोए जा रही थी। खामोश हो जाए रोहा, आप बिल्कुल गंदी नहीं हुई। किसने कहा आप गंदी हैं? आप तो बहुत अच्छी हैं। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला तो रोहा ने सर उठाकर उसे देखा। वो तो उसकी असलियत नहीं जानता था, जब उसे पता चलेगा तो वो भी उसे गंदी कहेगा। वो क्या करेगी फिर, कहाँ जाएगी? उसे फिर रोना आने लगा जब श्याम ने उसे जरा गुस्से से घूरा और फिर उसके आंसू पहुंचे। अब अगर आप रोई तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा।
اس کے غصے میں بولی گئی بات اس پر فوراً اثر کی تھی. وہ خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگی. گڈ، چلے اب. وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے باہر لے گیا. پھر وہ وہاں سے ایک قریب فیملی پارک میں اسے لے آیا تھا تاکہ ماحول بدلے تو روحا پر اس کا اثر پڑے. وہ ارد گرد ڈرتے ڈرتے دیکھتی سیام کو دیکھنے لگی جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے گھاس پر چل رہا تھا. کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ سیام نے چہرہ موڑتے اس سے پوچھا تو وہ ادھر ادھر دیکھتی ہلکے سے سر ہلا گئی. تو سیام مسکرایا. اچھا ادھر بیٹھے. وہ اسے بینچ پر بیٹھنے کا کہتے خود بھی بیٹھا. جب ان دونوں کی نظر سامنے دوڑتی بچی پر گئی جس کے پیچھے بھاگتی اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی. روحا کے چہرے پر بھولی بھٹکی مسکان چھائی تو سیام نے بغور دیکھا. آپ کی ماں بھی آپ سے ایسے ہی پیار کرتی ہوں گی بچپن میں؟ سیام نے بات کی شروعات کرتے کہا تو روحا نے نم آنکھوں سے سر ہلایا. آپ کی ماں کہاں ہے اب؟ سیام نے اسے نارمل دیکھتے پوچھا تو ثنا بیگم کو یاد کرتے اس کا دل تڑپا. میری ماں؟ اس نے سیام سے سوال کیا تو وہ سر ہلا گیا. وہ تو اس کے ساتھ ہوں گی نا؟ وہ سسک کر بولی تو سیام کے ماتھے پر بل پڑے. کس کے ساتھ؟ اس نے حیرت سے سوال کیا. وہ امی سے بہت بہت محبت کرتا تھا. اس نے ان کا خیال رکھا ہوگا. وہ گہری سوچ میں ڈوبے بولی. کون کرتا تھا آپ کی امی سے محبت؟ سیام نے کشمکش میں ڈوبے سوال کیا. وہی یارم ان سے بہت محبت کرتا تھا. روحا نے یارم کا نام لیتے کہا جبکہ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی. آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرے تھے جبکہ یارم کا نام سنتے سیام کے پریشان تاثرات یکدم سنجیدہ ہوئے تھے. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا لیکن پھر یہ سوچ کر اپنی بات کو جھٹکا کہ یارم دنیا میں ایک تو نہیں. تم اسے بتانا مت. یارم کو بتانا مت. وہ اب تمہارے گھر آئے گا نا تو تم چھپا دینا مجھے. وہ اسے راز کی بات بتاتے آگاہ کر گئی جبکہ سیام کے دماغ میں تو دھماکے ہوئے تھے. آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا تھا جب یارم کے جاتے ہی روحا بے قابو ہوتے کمرے سے باہر آئی تھی. اس کے مطلب وہ یارم اور کوئی نہیں بلکہ یارم سلطان تھا. سیام کتنی ہی دیر اسے بنا پلک جھپکائے دیکھتا گیا. تو کیا اس کا تعلق یارم سلطان سے تھا؟ کہیں یارم نہیں تو اس کے ساتھ وہ تو اس کی بہن کا شوہر تھا. سیام کے ذہن میں ہر الٹے سیدھے خیال نے قبضہ کیا تھا. سامنے بیٹھی لڑکی کے ساتھ ساتھ اسے اب اپنی بہن کی بھی فکر لاحق ہوئی تھی. کہیں اس کا باپ اسے غلط ہاتھوں میں نہ دے آیا ہو. یہ سوچتے سیام کی رگیں تنی تھی. وہ بہت بہت اچھا ہے. میں بہت گندی ہوں. روحا کی بڑبڑاہٹ سنتے سیام کے بل ڈھیلے ہوئے. یارم سلطان اچھا نہیں ہے؟ سیام نے اپنا سوال کیا اور اس سے اپنی بات کی تاکید چاہی. پوری دنیا میں ایک وہی تو اچھا ہے. وہ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو سیام نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا. کیوں ان آنکھوں پر ظلم ڈھاتی رہتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے پاس. سیام نے پھر اس کی آنکھیں صاف کرتے کہا جبکہ دل میں کہیں نہ کہیں تسلی ہوئی تھی یارم کے بارے میں سنتے. آخر وہ اس کی بہن کی محبت تھا لیکن وہ ابھی بھی حیرت کے سمندر میں ڈوبا تھا. یارم کا اس سے کوئی کنیکشن ضرور تھا اور روحا کی باتوں سے اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں ضرور یارم ہی جانتا ہے. وہ اسے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس کا دھیان بھٹکاتے اسے کسی دوسری دنیا میں مگن کر گیا تھا جبکہ دور کھڑی دو آنکھوں نے بغور اسے دیکھا تھا. اس کی آنکھوں کی چمک ابھری تھی جبکہ ہونٹوں پر شاطرانہ مسکان آئی تھی. یقیناً اب پھر کسی کی بربادی آنی تھی. تو چل لے کر جا انہیں. انو بائی پان چباتے تخت پر بیٹھی سامنے روتی جھٹپٹاتی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے بولی. وہ ایک بہت بڑے کوٹھے کی مالکن تھی جہاں شہروز گوری کی بھیجی گئی لڑکیاں سپلائی ہوتی تھیں. وہ لڑکیاں بری طرح سے رو رہی تھیں, گڑ گڑا رہی تھیں, لیکن وہ آدمی انہیں گھسیٹ کر لے جاتے ایک بڑے تہہ خانے میں بند کر رہا تھا. اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں لڑکیاں یہاں لائی گئی تھیں. اچانک پولیس کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو سب بری طرح سے جھٹپٹاتے اٹھے. سارا کام روک دیا گیا تھا
अनुबाई की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके एरिया में पुलिस का क्या काम, इन्हें कौन खबर दे सकता है। शहरोज गाजी के माल पर पुलिस की नजर पड़ी तो वो उसे जान से मार देगा। सबसे बड़ा खौफ उसके सर पर चढ़कर नाचा था जब इंस्पेक्टर जरमान खान को उसने अंदर आते देखा था और चारों तरफ तेजी से सब पर गंद फानी गई थी। जब जरमान खान चलता हुआ उस तक आया और उसे देख तंजिया मुस्कुराते उसके सामने वारंट दिखाए। सर्च वारंट जारी हुआ है तुम्हारे कोठे के खिलाफ, हमें यहाँ की छानबीन करनी है। जरमान खान ने नजरें इधर उधर पूरे कोठे पर डालते सर्द लहजे में कहा तो अन्नूबाई ने घूंट भरते उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो बाबू, हमारा काम तो तुम अच्छी तरह जानते हो। लड़कियां खुद आती हैं यहाँ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हड़बड़ाकर गुस्से में बोली। ये तो अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। जाओ जफर, आमिर, तलाशी लो, कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए। जरमान ने तंजिया कहते पलटकर अपने दोनों आदमियों को हुक्म दिया तो सब चारों तरफ से आगे बढ़ गए। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई, नहीं नहीं ऐसे तुम तलाशी नहीं ले सकते, रुको। वो हड़बड़ाकर सबको रोकते हुए बोली, लेकिन सब अनसुनी करते आगे बढ़ गए। जरमान खान वहीं खड़ा सबको अपनी नजरों के जाल में लिए खड़ा था, जबकि अन्नूबाई के पसीने छूटने लगे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि पुलिस इस तरह तलाशी लेने आई थी। तहखाने में छुपी लड़कियां चीखों पुकार कर रही थीं। वहां दर्जनों के हिसाब से लाई गई लड़कियां थीं जो शहरोज गाजी ने भेजी थीं। ये आवाज कैसी है? किसी लड़की की चीख की आवाज सुनते जरमान ने माथे पर बल डाले कहा तो अन्नूबाई के हाथ पैर कांपे। अरे बाबू कोई नहीं है, वो तो तेरे आदमी ऐसे तलाशी कर रहे हैं, मेरी लड़कियां चीखों पुकार कर रही हैं। वो झिटपटाकर बोली तो जरमान ने मशकूक नजरों से उसे देखते इस तरफ का रुख किया जहां से आवाज आई थी। वो इस आवाज की तरफ बढ़ा जो काफी नीचे से आ रही थी। सीढ़ियों पर छाया अंधेरा उसे मजीद मशकूक बना रहा था। अन्नूबाई ने आंखें फाड़े उसे देखा। अब घबराहट सवा नेज़े पर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। चारों तरफ पुलिस खड़ी थी और जरमान खान जिस रास्ते जा रहा था वहीं वो लड़कियां कैद थी। जरमान मोबाइल की टॉर्च जलाता आगे बढ़ा तो आवाजें तेज होती गईं। वो अंदर बढ़ा तो एक बड़ा सा काला दरवाजा था जो कि बंद था और उसे पीटने की आवाजों पर जरमान हैरान हुआ था। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा किसी ने पीछे से उसके सर पर वार किया। जरमान ने तकलीफ से आंखें मीचते पलटकर देखा जहां एक आदमी हाथ में डंडा लिए खड़ा था। जरमान ने तेजी से उसके हाथ पर फायर किया तो वो चीखता जमीन पर गिरा। जरमान के आदमी तेजी से नीचे आए और सबको चारों तरफ से घेरा। सर की तकलीफ भुलाए जरमान ने ताले पर गोली मारते उसे तोड़ा। उसकी कुंडी खोलते आगे बढ़ा जहां बेशुमार लड़कियां रोती चीखों पुकार करते तेजी से बाहर आईं। जरमान ने हैरत से यह मंजर देखा था जहां बेहिसाब लड़कियां रोती हुई अपने मसीहाओं को देखते भागी हुई बाहर आई थी। आमना इन सब लड़कियों को काउंट करें और तरीके से बाहर लेकर जाएं। जरमान ने सर्द आवाज में गुर्राते हुए हुक्म दिया तो दो कांस्टेबल लेडीज आगे बढ़ते अपने काम में लगी। अन्नूबाई की तरफ बढ़ते जरमान ने गन तानी। यू आर अंडर अरेस्ट, जरमान ने सर्द लहजे में अन्नूबाई से कहा जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। नहीं नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये मेरी लड़कियां हैं, छोड़ो इन्हें, मैंने कुछ नहीं किया। वो बुरी तरह गुस्से से चीखी जबकि उसके आदमियों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। जब दो कांस्टेबल लेडीज आईं और अन्नूबाई को काबू करते हुए उसे हथकड़ियां पहनाई, वो बुरी तरह चीखी पुकार कर रही थी लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। जबकि पुलिस की हिरासत में खड़े उसे पुलिस का इतना डर नहीं था जितना खौफ उसके दिल में शहरोज गाजी का था। पुलिस के हाथों तो वो जैसे तैसे छूट जाती, लेकिन इस गलती की सजा में शहरोज गाजी उसे दूसरी सांस की भी मोहलत नहीं देगा। वो अच्छी तरह जानती थी। उसे अभी गाड़ी में बिठाया जा रहा था जबकि वो बुरी तरह से मचल रही थी जब अचानक उसके दिमाग पर किसी ने फायर किया और वो जमीन पर गिरी। सब वहां हैरानी से हक्का बक्का खड़े थे। जरमान ने हैरत से उसे देखते लम्हे में चारों तरफ पिस्टल घुमाते देखा था, लेकिन फायर यकीनन बहुत दूर से किया गया था जो अन्नूबाई के सीधा दिमाग पर लगा था और वो वहीं ढेर हो गई थी। जल्दी देखो कौन था, हरी अप, जरमान चीखा था जब सब चारों तरफ गन्स घुमाते भागे थे। जरमान ने हैरत से अन्नूबाई की जमीन पर पड़ी लाश देखी थी जो अभी तक जिंदा थी और सबसे बड़ी गवाह थी। यकीनन वो इससे बहुत मालूमात हासिल कर सकता था, लेकिन अब उसकी लाश जमीन पर ढेर पड़ी थी।
फायर बहुत दूर से किया गया था। जो शहरोज गाजी का आदमी था उसे पुलिस के आने की खबर हो चुकी थी और उसने गुस्से से अपने आदमियों को देखा था कि ये कोताही कैसे हो गई थी। उनसे ये इसे समझ नहीं आया था। उसने अनुबाई पर नजर रखने को कहा था और हुक्म दिया था कि अगर वो पकड़ी जाती है तो वो उसी लम्हे मर जानी चाहिए, वरना वो उसका इबरतनाक अंजाम बनाएगा। शहरोज का आदमी निशाना लिए दूर खड़ा था और उसने अनुबाई के पकड़े जाने पर फायर कर दिया था। जब किसी ने पीछे से आते उस आदमी के हाथ पर गोली मारी तो वो जमीन पर गिरा। अलमीर ने सर्द नजरों से उसे देखते उसके हाथ में पेविस गोली के ऊपर बेदर्दी से अपना पैर रखते मसला था कि वो बुरी तरह दर्द से चिल्लाया था। तूने बहुत गलत किया अनुबाई को मारकर, लेकिन तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उठाओ इसे, रात तक इसे इतनी असियत से दो चार करना कि ये मौत की खुद तलब करे, लेकिन मौत मैं दूंगा इसे, अलमीर ने सर्द लहजे में हुक्म दिया। तो उसके आदमी तेजी से उसे उठाकर जीप में डालते वहां से रवाना हो गए थे, जबकि वो भी वहां से फौरन निकला था। शहरोज गाजी की ये बहुत बड़ी मात थी। जब उसे ये खबर मिली तो वो बुरी तरह से बिलबिलाया था। कुर्सी उठाकर उसने अपने आदमी के सर पर दे मारी थी, जिसने उसे ये खबर सुनाई थी कि उसका आदमी पकड़ा गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मेरी नहीं उसकी जिंदगी की हार है जिसने मेरी बनाई गई जहन्नुम में कदम रखा है। मैं भी तो देखूं किसने ये हिम्मत की है कि शहरोज गाजी को मात देने का सोचे। वो अपने बाल नोचता गुस्से से पागल होते हुए बोला था। यकीनन ये आग उसकी लगाई हुई थी और अब जलने की बारी भी उसी की थी।